जी अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास का मैथमेटिक्स चेंज हो गया है। ये नई बुक आई है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की। ये पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं वो तमाम में सिवाय सेंट्रल बोर्ड के उनके तमाम बोर्ड में यही करवाई जा रही है। तो इसको हम शुरू करते हैं। इसकी तमाम वीडियोस, तमाम लेक्चर्स, तमाम एक्सरसाइज, एग्जांपल्स, थ्योरम्स, फार्मूले, प्रूव, ये सब कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको करवाऊंगा। तो मेरी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी और इंशाल्लाह अगर आप ये तमाम वीडियोस मेरी देखते हैं तो 100% आप इंशाल्लाह इसके मार्क्स लेंगे, आपका रिज़ल्ट आएगा। तो आप इन टच रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें। इसे शुरू करते हैं। पहले चैप्टर से हम यूनिट नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। आए इसे शुरू करते हैं। जी, यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स। सुमेरियंस 1900 से लेकर 4500 BCE तक इनका ये दौरानिया चलता है। ये हेक्साडेसिमल सिस्टम जो बेस 60 पे बेस करता है, इन्होंने ये मुतारफ़ करवाया था। तो इसमें 1, 10, 60, 600, 3600, 36,000 ये इनके हायर यूनिट्स में आ जाती है, ये लास्ट वाले। इसके बाद दौर शुरू होता है इजिप्शियंस का। आपने सिर्फ इनके नाम और डेट और इन्होंने जो बेस मुतारफ़ करवाई वो याद रखने हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद इजिप्शियंस आ जाते हैं। इनका 2000 से लेकर 3000 BCE तक ये दौर चलता है। इन्होंने बेस 10 को यूज़ किया था और ये लेफ़्ट टू राइट लिखते थे। इसके बाद जो दौर आ जाता है वो रोमन्स का आ जाता है, जो 500 BCE से लेकर 500 CE तक इनका दौर चलता है। ये रोमन्स नंबर्स जो हैं वो 7 लेटर्स है जो रिप्रेजेंट किए जाते थे डिफरेंट। रोमन नंबर्स यूज 7 लेटर्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर्स। दीज आर, ये I, V, X, L, C, D और M से ये डिनोट करते हैं इनको। इसके बाद इंडियंस आ जाते हैं जिनका दौर 500 से लेकर 1200 CE तक चलता है। इन्होंने ज़ीरो का कंसेप्ट डेवलप करवाया। ये ज़ीरो का कंसेप्ट जो है ये इंडियंस की तरफ से हमें मिला। उसके बाद अरेबिक्स आ जाते हैं जिनका दौर 800 से लेकर 1500 CE तक चलता है। इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाया वो 0 से लेकर 9 तक इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, जो अभी तक यही चल रहा है टू यूरोप। इसमें मोहम्मद इब्ने मूसा अल-ख्वारिज़मी इन्होंने इन अलजबरे को इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद मॉडर्न एरा 1700 से लेकर प्रेजेंट अब तक यही चल रहा है। इन्होंने जो है डेवलप मॉडर्न नंबर्स सिस्टम, फॉर एग्जांपल बाइनरी सिस्टम। इन्होंने बाइनरी सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम, यानी 2 के ऊपर अगर 0 है तो ये 1 है, 2 के ऊपर 1 है तो ये 2 है, 2 के ऊपर 2 है तो ये 4 है, 2 के ऊपर 3 है तो ये 8 है, 2 के ऊपर 4 है तो ये 16 है। इन्होंने बेस 2 के साथ हेक्साडेसिमल सिस्टम बेस 16 के साथ इन्होंने ये मुतारफ़ करवाया। तो ये इसका हल्का सा एक इंट्रोडक्शन था, जो आपने डेटें याद रखनी है और क्या क्या बेस किस किस ने इंट्रोड्यूस करवाई है किस किस दौर में, वो आपने याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। जी, रियल नंबर की ये पूरा इंट्रोडक्शन जो हिस्ट्री थी ये हमने पढ़ी। उसके बाद ये एक चार्ट है रियल नंबर्स का। इसमें रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर के मिलने से रियल नंबर पर
बनता है ये हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल सिस्टम क्या होता है, नॉन टर्मिनेटेड एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, ये हम इसकी डिटेल से पढ़ते हैं। और नंबर सिस्टम के मतलब नंबर लाइन के ऊपर जितनी भी काइंड्स हैं इसकी ये पढ़ते हैं। आइए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है जी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है हमारे कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ये 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलता है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखें, कोई भी इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए हमें कोई नंबर चाहिए होते हैं। वो नंबर हम किस सेट से लेंगे, किस यूनिवर्स से लेंगे, वो हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। देखें, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना पड़े हमें तो x = 5 - 2 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 3 बनता है। अब ये 3 कहाँ से लेकर आए, यानी यहाँ 3 होगा तो इक्वेशन सॉल्व होगी। तो ये 3 हमारे पास इस सेट में से आएगा। तो इस तरह के तमाम जो हमारे पास इंटीजर्स टाइप जो नंबर्स हैं पूरे के पूरे वो इस नंबर से आएंगे जो नेचुरल नंबर हैं। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है जिस तरह से x + 2 = 2 है तो x = -2 ये कैंसिल होकर ये 0 आ जाता है। तो 0 तो मेरे पास इस सेट में है ही नहीं, नेचुरल नंबर में है ही नहीं। नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, ये हमारे पास है ही नहीं 0। तो फिर हमें इस सेट के बाद एक और सेट की ज़रूरत पड़ती है जिसमें 0 भी हो। तो ये एक सेट मेरे पास आ गया जिसमें 0 भी है। हमें एक और सेट बनाना पड़ा जिसको हमने होल नंबर का नाम दिया। इसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 0 से लेकर ऑनवर्ड चलता है। अगर मैं आप बात करूं कि कोई ऐसी इक्वेशन निकालने की जिस तरह x + 5 = 2 है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 को दूसरी तरफ ले जाएं 2 - 5 तो x = -3 आता है। अब आप देखें कि -3 जो है वो अगर आप इसको देखें तो ये मेरे पास नेचुरल नंबर में तो था ही नहीं, यहाँ नेचुरल नंबर में नहीं था ना होल नंबर में था। तो फिर मेरे पास ये दोनों सेट जो है ना ये मेरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये मेरी हेल्प नहीं कर रहे। यहाँ से कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा जो मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए। फिर हमें ज़रूरत पेश आई एक और सेट की, उससे बड़े सेट की, जिसको हमने z से डिनोट किया और इसको इंटीजर्स का नाम दिया। ये शुरू होता है 0 से लेकर पॉजिटिव नंबर्स और 0 से लेकर नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर। इसको 0 + -1 और + -2 भी लिख सकते हैं हम। तो ये इसको हमने इंटीजर्स का नाम दिया। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो हमने नेचुरल नंबर पढ़ा। होल नंबर किससे, नेचुरल नंबर n से डिनोट किया जाता है 1 2 सोन आगे चलता है। होल नंबर 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड 1 से लेकर 1 से लेकर चलता है। और जो इंटीजर्स हैं वो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आ जाते हैं, 0 भी आता है। तो ये आगे चलते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि एक ऐसी इक्वेशन की जो कि 2x + 3 है = 6, इसको सोल्व करिए तो 3 को दूसरी तरफ ले जाएं 2x = 3 आ जाता है और फिर 2 से डिवाइड कर दें 3/2 आ जाता है। तो ये जो P/Q की फॉर्म में है, ये पीछे मेरे पास इस फॉर्म में मेरे पास कोई नंबर नहीं था उस सेट में। तो हमें फिर और एक इंटीजर्स के बाद एक सेट की ज़रूरत पड़ती है जिसके रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर वो तमाम नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जबकि Q = 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। और PQ कहाँ से आएंगे, ये इंटीजर्स में से आएंगे। सपोज यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकते हैं सिवाय 0 के। तो इस तरह के तमाम नंबर्स का सेट, तो यानी कि आप ये देखें कि यहाँ सेट कौन सा हो जाएगा, 2/3 कोई नंबर है इसी में होगा, 4 है, इसको 1 से डिवाइड भी कर दें ये भी P/Q की फॉर्म में बन जाता है, तो ये भी इसी सेट में होगा। 7 - 7/3 ये भी इसी सेट में होगा। इस तरह के तमाम नंबर्स जिसमें आपके पास नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं और इंटीजर्स भी आ जाते हैं, और इसके अलावा प्लस जो P/Q की फॉर्म में हैं वो भी सारे नंबर आ जाते हैं। ऐसा सेट हमें रैशनल नंबर कहलाता है। अब थोड़ा सा और आगे चलें
तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। सपोज पाई की वैल्यू है 3.141599 एंड सो ऑन चलती रहती है, ये नॉन टर्मिनेटेड है और नॉन रेकरिंग है। ई की वैल्यू जो है 2.7182 ये चलती चली जाती है, रिपीट भी नहीं हो रही और ख़त्म भी नहीं हो रही। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 2 को यूज़ करें तो ये आ जाता है, अंडर स्क्वायर रूट 3 को करें तो ये आ जाता है। स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स आ जाएं तो ये नॉन टर्मिनेटेड बन जाते हैं। तो फिर अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है, सपोज मेरे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो इसका अगर मैं सोल्यूशन निकालूं तो इसका सोल्यूशन निकलता है एक्स की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट 2 तो अगर मैं इसे देखूं तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखी ही नहीं जा सकती, तो फिर यहाँ रैशनल नंबर भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा। फिर ऐसा है कि मुझे रैशनल नंबर के बाद फिर मुझे यानी इस रैशनल नंबर के बाद फिर मुझे एक ऐसा भी सेट चाहिए जो इरैशनल हो, इरैशनल जिसको पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जिस तरह से ये सारे नंबर्स हैं जो पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, तो इस इरैशनल नंबर की के सेट की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो रियल नंबर्स की आप डेफिनेशन की चलते हैं। ये मेरे पास जो रैशनल नंबर था, ये तमाम नंबर्स जो पीछे हमने पढ़े उसका एक मेन सेट था, उसका एक कॉम्बिनेशन था, उनका एक यूनिवर्सल सेट था। वो तमाम सेट चाहे नेचुरल नंबर हैं, चाहे होल नंबर हैं, चाहे इंटीजर्स हैं, वो इसी में से आए हैं। वो तमाम का एक यूनिवर्सल सेट था। अब इस सेट को ले लें और इस इरैशनल नंबर को ले लें, इन दोनों को अगर आप मिला दें तो कोई ऐसा नंबर बचता ही नहीं है जो इसमें ना आ सकता हो। तो इनको दोनों को मिलाकर हम यानी अगर रियल नंबर की बात करें तो रैशनल और इरैशनल नंबर का यूनियन करें तो हमारे पास एक रियल नंबर का सेट बनता है। तो फिर रियल नंबर ये के अंदर वो तमाम नंबर्स आ जाते हैं जो स्वाय कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, और तमाम के तमाम नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर उनको कहते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जिस तरह नेगेटिव -5, कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए, वो तमाम के तमाम नंबर इनमें से हमें इस सेट रियल सेट में से मिल जाएंगे। नहीं जी, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इस बुक में एक्सरसाइज 1.1 दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरैशनल नंबर। इसमें जितने भी रैशनल और इरैशनल नंबर हैं वो बताएं कौन कौन से हैं। लाइन इसे हम सॉल्व करते हैं। देखें जी, एक्सरसाइज 1.1 में आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरैशनल नंबर। देखें 2.353535 ये एक पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटेड है। यहाँ देखते हैं तो नॉन टर्मिनेटेड है कि नहीं है। देखिए ये पॉइंट के बाद किसी तकरीबन 6 वैल्यूज़ के बाद 1 2 3 4 5 6 वैल्यू के बाद पॉइंट के बाद 3 इंटीजर्स के बाद ये ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाए वो रैशनल नंबर होता है। तो ये एक हमारे पास एक रैशनल नंबर। 0.6 बार का मतलब ये है कि ये बार बार रिपीट होता जाएगा। 6.666 ये रिपीट होता जाएगा। जो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है या सेट ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो वो भी रैशनल नंबर बन जाता है। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 में देखें कि ये ना तो ख़त्म हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो ये इरैशनल नंबर हो जाएगा। पॉइंट के बाद वैल्यूज़ ख़त्म ही नहीं हो रही। अगर पॉइंट के बाद वैल्यूज़ ख़त्म ही ना हो और रिपीट भी ना हो रही हों तो वो इरैशनल होता है। इसी तरीके से आप ये देखें कि स्क्वायर रूट 7 यानी मैंने बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए, उसका अगर स्क्वायर रूट लें तो नॉन टर्मिनेटेड वैल्यू आ जाती है, तो इरैशनल नंबर ये बन जाता है क्योंकि ये पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रही।
और चेंज होती जा रही है और टर्मिनेट भी नहीं हो रही, तो ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। ई की वैल्यू 2.718281 और ये चलती जाती है, ये भी इरेशनल नंबर बन जाता है। इसी तरीके से अगर पाई की वैल्यू देखें 3.1415 और ये चलती जाती है, पॉइंट के बाद वैल्यूज ख़त्म नहीं होती, तो टर्मिनेट नहीं हो रही, ये भी इरेशनल नंबर बन जाता है। और इसी तरीके से 5 + √7, देखें ये हमारे पास इरेशनल नंबर है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर है। और इरेशनल नंबर के अंदर अगर कोई हमारे पास रैशनल नंबर यानी 5/1 लिख दूँ तो ये रैशनल नंबर है। कोई इरेशनल प्लस रैशनल मिलके इरेशनल ही बनता है, तो आप इसे कैलकुलेट भी स्क्वायर रूट लेकर 11 का +5 करेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा। इसी तरीके से स्क्वायर रूट 13 का ले लें, 3 का ले लें, ये भी इरेशनल है क्योंकि ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो स्क्वायर रूट के अंदर हम जब प्राइम नंबर्स लेते हैं और वो नॉन टर्मिनेटेड हो जाते हैं, और ये भी नॉन टर्मिनेटेड है, ये भी नॉन टर्मिनेटेड, ये भी रिपीटेड नहीं है, ये भी रिपीटेड नहीं है, यानी इरेशनल प्लस इरेशनल ही रहता है। तो ये प्रॉपर्टी समझ लें कि इरेशनल में अगर इरेशनल प्लस हो जाए तो इरेशनल अगर मल्टीप्लाई हो जाए वो ही कहलाता है, तो एडिशन करने से वो इरेशनल ही रहता है। अच्छा, इस तरीके से या आप ये देखें 15/4 लिखा हुआ है, अगर आप इसे डिवाइड करें तो 3.75 ये टर्मिनेट हो जाता है, ये मज़ीद आगे नहीं चलता, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। जी ये देखें 2 - √2, 2 + √2, ठीक है। ये देखने में तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, मगर जब ये मल्टीप्लाई हम कर देते हैं तो इसमें फार्मूला लगता है a - b a + b का a² - b², तो ये 4 - 2 ये 2 आ जाता है, तो ये हमारे पास रैशनल बन जाता है। अगर इसी फॉर्म में ही हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये देखें कि कैलकुलेटर पे अगर हम इसे कैलकुलेट अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे आप, जिस तरह स्क्वायर रूट 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2 - स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 - स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये देखिए, तो ये हमारे पास दोनों फॉर्म में अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारे पास एक रैशनल नंबर बन जाता है। तो ये इरेशनल नहीं बल्कि रैशनल नंबर इसका आंसर बनेगा, क्योंकि सॉल्व होने के बाद ये फार्मूला लगने के बाद ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, मगर मल्टीप्लाई होने के बाद ये रैशनल हो जाएगा। जिस तरह स्क्वायर रूट 2 × स्क्वायर रूट 2, ये दोनों इरेशनल है, मगर ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ जाता है, तो ये रैशनल बन जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी इरेशनल हो। दो अगर वो एक इरेशनल है दूसरा भी इरेशनल है, उनकी एडिशन इरेशनल होती है। अगर कोई रैशनल है और वो इरेशनल में ऐड हो जाए तो भी वो इरेशनल ही रहता है, ठीक है। मगर मल्टीप्लिकेशन इरेशनल की मल्टीप्लिकेशन इरेशनल के साथ वो ज़रूरी नहीं इरेशनल हो, वो रैशनल भी बन जा सकती है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.1 का अब क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। इन तमाम को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। देखें वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को नंबर लाइन पर हमने स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है। देखें उसके लिए हमें एक कंपास की ज़रूरत पड़ेगी और एक सेट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये हमें 90 का एंगल दे देगा। अगर डी से भी आप बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। देखें मैंने एक स्केल के साथ एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक मुनासिब डिस्टेंस पर स्केल बना लिया 0 1 2 3। अब उसने कहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आपने यहाँ रिप्रेजेंट करना है। मैं जानता हूँ क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर
राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मुझे पता है कि 1 अगर इधर हो 1 इधर हो तो ये बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये मेरे पास अगर 1 + 1 स्क्वायर करें तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाता है। तो मुझे एक 1 यहाँ चाहिए, 1 यहाँ चाहिए, तो मैंने बेस एक 1 की बनाई। इसी तरीके से एक मैंने 1 यूनिट लेने के बाद ये पूरी मेरे पास एक 1 है, इसी तरीके से 1 मैंने यहाँ बनाया। मैंने 90 का एंगल बनाते हुए जितना यहाँ था उतना ही मैंने 1 यूनिट यहाँ ले लिया, ठीक है। अगर ये 1 यहाँ था तो 90 के एंगल से मैंने उतना ही 1 यहाँ ले लिया। अब हाइपोटेन्यूज किसके, ये हम इनको मिलाएं तो ये हाइपोटेन्यूज बन जाता है। तो 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 बन जाता है। ये लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 की है, मगर ये मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 2 की लेंथ यहाँ नहीं चाहिए, ये मुझे चाहिए नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन के ऊपर मैं कहाँ निशान लगाऊं? तो मैंने लेंथ तो मुझे पता चल गई स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितनी होती है, मैंने कंपास से उसको खोला और उतनी ही लाइन मैंने यहाँ नंबर लाइन के ऊपर लगा दी। उसने कहा था कि नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करनी है। ये नंबर लाइन के ऊपर मेरे पास जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी की सारी √2 को रिप्रेजेंट करती है। अब नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, पार्ट 2 है, स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें। आइए जी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखें हमने एक 0 1 2 3 और 0 -1 -3 एक नंबर लाइन ले ली, ठीक है। 1 की बेस के साथ हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल आप डी से भी बना सकते हैं, आप इसके साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर 1 यूनिट मैंने इधर लिया है तो 1 यूनिट ही उधर लिया है, तो अगर 1 लेंथ इसकी इधर है, ठीक है, ये देखें 1 लेंथ अगर इसकी इधर है तो 90 के साथ ही 1 लेंथ इधर है, ठीक है ना। अगर ये 1 है तो 1 ये, तो इसका ये फिर हाइपोटेन्यूज हो गया। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। और ये कैसे निकालते हैं? 1 का और इस 1 का सम ऑफ द स्क्वायर करें, यानी 1 का स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर करें और उसका स्क्वायर रूट लें तो ये 2 आ जाता है। स्क्वायर रूट 2 आ गया, मगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 3 चाहिए। तो फर्दर मैं यहाँ एक 90 का एंगल और बनाता हूँ। मैंने 90 का एंगल एक और बनाया इसके साथ, ठीक है। तो 1 लेंथ थी, 1 लेंथ मैंने यहाँ ले ली। अब 1 लेंथ यहाँ थी तो 1 लेंथ फर्दर मैंने यहाँ ले ली। अब मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 की लेंथ है, ये 1 की लेंथ है। तो इनका सम ऑफ द स्क्वायर अगर मैं यहाँ दोबारा करूँ तो ये देखें इसका स्क्वायर रूट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट अगर लें, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट लें तो ये हाइपोटेन्यूज आ जाता है। तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, 2 + 1, तो होल स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाता है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 की मेरे पास ये टोटल लेंथ ये जो यहाँ से यहाँ तक बनी है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 बनी है। मगर मुझे ये लेंथ यहाँ नहीं चाहिए, मुझे ये लेंथ चाहिए, ठीक है। इसको मैंने मेजर करना चाहता हूँ, इसका निशान लगाना चाहता हूँ नंबर लाइन के ऊपर। तो मुझे लेंथ तो मिल गई है, मैं नंबर लाइन के ऊपर घुमाकर इसको कंपास को लेकर आता हूँ, यहाँ निशान लगा देता हूँ। तो ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है, तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दी 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर ये 1, ये इस निशान तक, ये जो लेंथ है ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमने नंबर लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट है 4 कंप्लीट 1/3, यानी 4 कंप्लीट है। इसको जूम करके देखें कि ये अगर 4 कंप्लीट है तो 1/3 हमने फर्दर इसका लेना है। तो इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। तो ये देखें मैंने एक नंबर लाइन ली 0 से लेकर 5 तक और -1 -2 तक। देखें मुझे 4 कंप्लीट, उसने कहा है कि 4 कंप्लीट 1/3। ये 4 मैंने 0 से लेकर 4 तक एक कंप्लीट ले लिए, 3 फर्दर लेने। अगर नेक्स्ट जो यूनिट है इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर लें, मैंने इसके यानी कि 4 से लेकर ये 5 तक,
जो फर्दर थे इसका मैंने अंदाजे के साथ एक 3 पार्ट्स किए हैं, ठीक है ना, इक्वल पार्ट्स किए हैं। तो 1/3 यानी कि इन 3 में से एक पार्ट मज़ीद आप ले लें। 1/3 का मतलब ये है कि ये 1/3 है, ये नेक्स्ट अगर आप इतना लेते हैं तो 2/3 हो जाएगा, अगर सारे ही लेते हैं तो 3/3 हो जाएगा, मगर मुझे 1/3 लेना है, ठीक है। तो ये 1/3 बस इतना सा पार्ट बनता है। मैंने ये 4 कंप्लीट ले लिए और फर्दर यहाँ नहीं बल्कि जी बिल्कुल, तो ये जो पार्ट है जो मैंने फर्दर लिया है ये 1/3 है। तो अब यहाँ तक आ गए, 0 से लेकर 4 तक आ गए, तो ये निशान जो बनेगा ये 4 कंप्लीट 1/3 का निशान बन जाएगा हमारे पास। ये हमने इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका जी। नेक्स्ट पार्ट में -2 होल 1/3। अब -2 होल, ये -2 होल 1/3 क्वेश्चन 2 है, पार्ट 4 है, -2 होल 1/3। इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं इसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखें 0 से लेकर 3 तक हमने ये नंबर लाइन लगा दी, ठीक है। और इसका अच्छा मैंने -3 कह दिया था, इस थोड़ी सी करेक्शन कर देता हूँ, बोलने में गलती होगी। -2 होल 1/3, ये -3 नहीं है, -2 है, तो 2 होल 1/3, -2 होल 1/3। इसको देखते हैं यहाँ, ये -2 होल 1/3 है। तो -2 हमने 0 से लेकर -2 नेगेटिव वैल्यू से इस तरफ चलेंगे और 3 मज़ीद लेने, तो ये 1/7 है या 1/3 है, ये देख लेते हैं। ये 1/7 देखें। अच्छा -2 हमने ये कंप्लीट ले लिए और 1/7, और नेक्स्ट के हमने 7th पार्ट में से एक पार्ट मज़ीद लेना है। तो देखें कि अच्छा ये -2 होल 1/7, तो 1/7 यानी नेक्स्ट का हमने 7th पार्ट और लेना है। नेक्स्ट यूनिट का हमने 7 इक्वल पार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट कर लिए, और इसका एक पार्ट 1/7 कहलाता है, तो एक पार्ट इसमें से चूज़ कर लेंगे। हमने -2 कंप्लीट और नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा 1/7 और चूज़ कर लेंगे, तो ये -2 होल 1/7 हो जाएगा। यानी यहाँ जो आप निशान लगाएंगे ये -2 होल 1/7 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया जी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका 5th पार्ट है 5/8। 5/8 को हम रियल लाइन के ऊपर देखते हैं। ये आपने एक नंबर लाइन लगाई 0 से लेकर 1 तक और 2 और आगे सोन -1 -2। तो हमने सिर्फ इसमें होल है ही नहीं, कंप्लीट कोई नंबर नहीं है, कंप्लीट है ही नहीं, तो यहाँ कंप्लीट कोई नहीं, सिर्फ पार्ट है, वो भी फर्स्ट का शुरू करेंगे हम। तो अगर कोई यहाँ कुछ नहीं लिखा हो तो फर्स्ट पार्ट के ही हम 8 पार्ट करके उसमें से 5 चूज़ कर लेंगे, 5 ले लेंगे। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने पहले के 8 पार्ट्स कर लिए, उसमें से फर्स्ट 5 पार्ट्स हमने सेलेक्ट कर लिए। तो ये हम 5/8 यहाँ से यहाँ तक जो 0 से लेकर इस निशान तक कितने पार्ट्स बन जाते हैं, ये 5/8 यानी 8 के 5 पार्ट्स। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं कि लास्ट पार्ट जो है इसका, ये 5th पार्ट था। तो 6th पार्ट में ये है कि 2 होल 3/4। 2 होल यानी 0 से लेकर 2 कंप्लीट मीन 0 से लेकर 2 तक ये कंप्लीट, और नेक्स्ट का 4 पार्ट्स कर लेंगे, 1 2 3 4 पार्ट्स कर लिए, और उसमें से हमने 3 ये सिलेक्ट कर लिए। तो ये बन जाता है फिर 3/4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p और q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड y इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखें इसको हमने p ओवर q की फॉर्म में लिखना है 0.4 बार को। बार का मतलब होता है बार बार रिपीट करना। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं, मगर इस पर देखें 0.37 बार है।
अच्छा, एक बात देखें कि हम अगर बार पॉइंट के बाद एक बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 से। अगर 2 बार है तो 100 यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फ़र्ज़ करें ये 3 के ऊपर बार होता तो हम 3 ज़ीरो यानी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखें, ये आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। इसको हम करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द रैशनल नंबर। पी और क्यू की फॉर्म में लिखना है जितने भी ये दिए हुए हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखें, अगर इस तरह 0.4 दिया हो तो इसको मैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में, यानी इस फॉर्म में मैं इसे कैसे लिखूंगा। तो उसका तरीका ये है कि दोनों तरफ आप एक बार है तो यानी ऐसे, यानी 1 के अंदर 1 ज़ीरो होता है, 10 के अंदर 1 ज़ीरो होता है, तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। लेट पहले इसे एक्स कर लें और दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट एक वैल्यू उधर शिफ्ट हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। दोनों को सेपरेट कर देते हैं तो 10x माइनस 10x माइनस एक्स, इन दोनों को सेपरेट किया तो अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेपरेट हो रही है तो राइट भी सेपरेट होगी। 4.4 में से सोन इसमें से माइनस सेपरेट हो जाता है 0.444, तो ये सेपरेट होगा तो ये हिस्सा इस हिस्से में से सेपरेट हो जाएगा, ओनली 4 बचेगा। तो ये 9 जो है उधर जाकर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाता है, 4/9। ये पी ओवर क्यू की फॉर्म बन जाती है जो कि बिलोंग करती है रैशनल नंबर को, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि वो कहता है 0.37 यानी 2 वैल्यू के ऊपर बार है, तो इसको हमने पी और क्यू की फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना है। तो देखें कैसे लिखते हैं। तो 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। लेट पहले एक्स कर लें और दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 2 वैल्यू उधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 वैल्यू उधर शिफ्ट हो गया। तो इसके बाद आप इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें। दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो पॉइंट के बाद ये वैल्यूज़, तो पॉइंट के बाद ये वैल्यूज़ एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ओनली 37 बचेगा। 99 को दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दें तो 37/99 ये हमारे पे पी ओवर क्यू की फॉर्म बन जाती है। नेक्स्ट इसका पार्ट है जी, नेक्स्ट इसका पार्ट 3 है। ये पार्ट 3 है। इसमें ये देखें 0.21 लिखा हुआ, तो 2 के ऊपर बार है तो ज़ाहिर है 100 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे। लेट एक्स करेंगे। पहली इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह देते हैं, दूसरी को इक्वेशन 2 कह देते हैं। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सेपरेट कर दें तो देखें क्या आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में से सेपरेट होगी, राइट में से सेपरेट होगी। पॉइंट के बाद ये जो वैल्यू, ये पॉइंट के बाद वैल्यूज एक दूसरे में से माइनस हो जाएगी, 21 बचेगा। 100 में से एक एक्स माइनस हो जाएगा, 99 बचेगा। तो 99 हो जाकर डिवाइड हो जाता है 21/99, ये एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होता है, मगर इससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। बुक के ऊपर से ही मैं आपको थोड़ा सा उनका मुतारफ़ करवा देता हूँ उनको, तो आपको पता हो ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, इनके नाम क्या है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। जी, इस बुक में हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर्स दी हुई हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम कौन कौन सी हैं। पहले आती है एडिटिव प्रॉपर्टीज़, उसके बाद आती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। पहले हम एडिटिव प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसमें पहले नंबर पे आ रही है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी रियल नंबर में से आप कोई 2 नंबर उठा लें, 2 उठा लें, 3 उठा लें, उनको प्लस करेंगे 5 भी तो रियल नंबर को ही बिलोंग करता है ना। तो कोई भी 7 9 उठा लें, वो रियल नंबर में, उनको प्लस करेंगे तो रियल नंबर में बिलोंग करेगा। बताना वो चाह रहा है कि कोई भी 2 नंबर्स हों जो A B C कोई भी नंबर्स हों, वो जब आप रियल नंबर में से 2 नंबर को उठाएं, उनको प्लस करें, प्लस करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है, जिस तरह 5 आया, तो वो फर्दर रियल नंबर को ही बिलोंग करेगा। तो इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर आप 2 + 5 रियल नंबर में से कोई भी 2 नंबर उठाए हैं, सपोज 2 और 5 उठाया है, उनको ऐड करें तो 7 आता है।
2 को पहले ऐड करें, 5 को बाद में, 2 को पहले लिखें, 5 को बाद में, जिस यहाँ 5 को पहले रख लें, 2 को बाद में लिखें, यानी इनको कम्यूट कर दें तो भी 7 ही आता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं कि ये रियल नंबर में होल्ड करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है कि आप कोई भी 3 ABC नंबर रियल नंबर में से उठाएं, ABC लिख दें और यहाँ भी ABC लिख दें, ABC लिख दें, और पहले लास्ट 2 को आप प्लस करें, और जिस तरह 3 और 5 लास्ट 2 3 5 में से लास्ट 3 को पहले प्लस करें, फिर 2 को प्लस करें। इसमें 8 में 2 और 10 आता है, यहाँ पहले 2 को प्लस कर लें आप और 5 आएगा, और एंड पे आप 5 को आखिरी वाले को प्लस करें तो भी 10 आएगा। यानी इनकी एसोसिएशन चेंज करने से, लास्ट 2 की और फर्स्ट 2 की एसोसिएशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि आप कोई भी रियल नंबर में से कोई भी रियल नंबर में एक नंबर ऐड करें, उस नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े, उसको वो क्या ऐड किया जिसकी वजह से फ़र्क नहीं पड़ा, उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी आप बाद में प्लस करें या पहले प्लस करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह 5 में मैं क्या प्लस करूँ कि 5 का 5 ही रहे, 7 में क्या प्लस करूँ कि 7 का 7 ही रहे, तो वो 0 है। तो 0 एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। 0 किसी भी नंबर में प्लस करें तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इन्वर्स का मतलब ये है कि क्या नंबर ऐड करने से वो रिज़ल्ट 0 आता है। जिस तरह मैं 6 में क्या ऐड करूँगा तो 0 हो जाए, वो -6 है, तो -6 से 6 का इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स है। a में क्या प्लस करूँ तो 0 हो जाए, वो -a है, तो a का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -a है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमने ये एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, जिसमें क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और इन्वर्स का मतलब पढ़ा। ये आगे जाकर हमें कुछ चीज़ें दी होंगी, हमें बताना होगा यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं। देखें, इसमें भी क्लोजर है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इन्वर्स है। तो क्लोजर लॉ ये है कि कोई भी 2 नंबर लें रियल नंबर में से, उनको आप ऐड करें। जिस तरह 2 और 5 को ऐड किया 10 आता है, तो वो 10 जो है वो भी तो रियल नंबर को ही बिलोंग करता है ना। अगर मैं कुछ भी 5 6 7 20 25 कुछ भी नंबर लूँ, उनको दोबारा 2 नंबरों को ऐड करूँ तो जो नंबर आएगा रिजल्ट वो भी रियल नंबर ही होगा। तो ए बी सी कोई 3 नंबर लिए हैं, फ़र्ज़ करें हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया, जो नंबर आया वो रिज़ल्ट जो है वो हमारा वो भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। क्यूमिटेटिव ये है कि आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से, इनको कम्यूट कर दें, इनको चेंज करके आप फ्लिप करके आप इनको मल्टीप्लाई करें। 2 3 को या 3 2 को फ्लिप करके मल्टीप्लाई करके देखें तो ये रिज़ल्ट 6 ही आएगा, यहाँ से भी यहाँ से। तो इसका मतलब क्यूमिटेटिव लॉ होल्ड करता है। जिस तरह मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि क्यूमिटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, तो मगर रियल नंबर में होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ ये है कि इनकी एसोसिएशन चेंज कर दें। ए बी सी है, पहले बी सी को आप कंबाइन करके मल्टीप्लाई करें, बाद में ए से मल्टीप्लाई करें, या पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके बाद में सी को मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। आप एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। यहाँ 2 3 5 है, 2 3 5 है, पहले मैंने 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर किया और फिर मल्टीप्लाई किया इसके साथ, और यहाँ पहले 2 3 को मल्टीप्लाई करके बाद में एंड से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों सूरतों में 30 ही आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी क्या होती है। कि आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसको कहते हैं कि ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो वो ए ही रहे, वो 1 है। जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी कि इसमें क्या प्लस करूं तो वो ए ही रहे, वो 0 था। इसमें क्या है कि क्या मल्टीप्लाई करूँगे वो ए ही रहे। 5 के साथ किसको मल्टीप्लाई करूँगे 5 ही रहे, 7 के साथ किसको मल्टीप्लाई करूँगे 7 ही रहे, तो वो 1 है। इस तरह से इन्वर्स ये है कि इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। यानी कि जिस तरह ये था एडिटिव में कि इसमें क्या ऐड करूं कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, वो तो इसका इन्वर्स कहलाता है। इसका इन्वर्स वो कहलाएगा जिसकी वजह से इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। ए को अगर 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई करें, ए से कैंसिल हो जाता है, चाहे इसको पहले मल्टीप्लाई करें चाहे बाद में मल्टीप्लाई करें, तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाता है। तो जो जिसकी वजह से ये 1 आया वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जिस तरह 7 है तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये ठीक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए तो 1/7 है। 1/7 को चाहे पहले मल्टीप्लाई करें या 1 बाद में मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस जो होते हैं वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं, तो 1 ही आता है।
तो ये हमने पढ़ा जी, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ और एडिटिव प्रॉपर्टीज़, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमने ये पढ़ी हैं, ये आगे यूज़ होंगी। इसके अलावा आ जाती हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तीन दोनों चीज़ें आ जाती हैं। जिस तरह ये मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी है, तो ये अगर b प्लस सी मल्टीप्लाई हो रहा है कंबाइन, अगर बाहर में a से मल्टीप्लाई करूँ, ये a जाकर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कोई नंबर 2, 3, 4, 2, 3, 4 वगैरह कुछ भी लगाकर आप इसे चेक कर सकते हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस प्लस की जगह माइनस भी हो जाएगा तो भी ये हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये डिस्ट्रीब्यूट आपने ए को इसके साथ और ए के साथ, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी? लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि लेफ़्ट की तरफ से हमने मल्टीप्लाई किया। अगर हम राइट की तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाएगी। ये अंदर प्लस था तो अंडर एडिशन है, अगर माइनस होगा तो अंडर ये सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये क्या कहलाएगा? लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करने से ये कहलाएगा, ये इज़ कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ओवर द सब्ट्रैक्शन। अगर मैं राइट साइड से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कहलाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर माइनस है तो ये कहलाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये कहलाएगा जी। ये दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये फोकस नहीं हो रहा था। a माइनस बी अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा तो ए सी माइनस बी सी इज़ कॉल्ड द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इज़ कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन है और राइट साइड से हम सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नहीं जी, ये 4 प्रॉपर्टीज़ ये थी और 5 ये थी, 5 ये थी, तो ये 14 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं। ये आगे हमारे काम आएंगी, इनको एक जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ देखें। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज हम फॉर ऑल ए बिलोंग टू एक्स, इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग टू एक्स जी। ये है फॉर ऑल ए बिलोंग टू एक्स, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, आर रियल नंबर है, ए इज इक्वल टू ए, ए इज इक्वल टू ए, यानी इसमें से अगर मैं 5 उठाऊं तो 5 अपने आप के ही इक्वल होता है। तो कोई भी नंबर आप उठाएं वो अपने आप के ही इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी 2 नंबर आप रियल नंबर में से उठाएं और अगर ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल होगा। तो अब पहले मैंने इसमें से फर्ज किया 5 उठाया, यहाँ देखते हैं, फर्ज करें मैंने रियल नंबर में से एक 3 उठाया, फिर एक और नंबर उठाया वो भी 3 ही था। ये पहले वाला 3 है, ये बाद वाला 3, ये पहले वाला 3 दूसरे 3 के इक्वल होगा, ये दूसरा 3 पहले वाले के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी 2 नंबर जब उठाते हैं, अगर वो 2 नंबर आपस में इक्वल हैं तो पहले वाला दूसरे की इक्वल होगा और दूसरे वाला भी पहले की इक्वल होगा। तो इसे हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप रियल नंबर में से ए बी सी कोई भी 3 नंबर उठा लें, अगर ए और बी दोनों आपस में इक्वल हैं और ए अगर बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो फिर ए सी के इक्वल होगा, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप रियल नंबर में से कोई 3 नंबर उठाते हैं, अगर ए बी के इक्वल है तो इन दोनों में तरफ आप कुछ ऐड कर दें, कोई एक नंबर ऐड कर दें। जिस तरीके से ये फर्ज करें कि 5 के इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो अगर दोनों तरफ मैं 3 प्लस भी कर दूं तो ये 8 इज इक्वल टू 8, तब भी ये इक्वल रहेगा। एक जैसा नंबर ऐड करने से तो इक्वलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम किसी एक इक्वलिटी जहां होल्ड करती है, एक जैसा नंबर दोनों तरफ ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर 2 नंबर इक्वल हैं, दोनों तरफ एक जैसा नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं आता। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये है कि अगर a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है तो दोनों तरफ से अगर मैं c कैंसिल, एक जैसा नंबर कैंसिल भी कर दूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो a फिर b के इक्वल, जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी इक्वल होगा। तो इसे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अंडर एडिशन भी होल्ड करती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है।
तो यहाँ एडिशन था तो हमने एडिशन होल्ड किया। अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो देखें क्या करेंगे। अगर ए बी सी दोनों तीनों रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, मगर ये है कि सी हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो अगर ए सी बी सी के इक्वल है, ये जो सेम नंबर आपको नज़र आ रहा है ये दोनों तरफ से कैंसिल कर भी दें तब भी इक्वलिटी पे होल्ड करती है, तो इसको हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। आगे चलते हैं। इसमें इनइक्वालिटीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। मैं ज़रा जूम कर देता हूँ आपको। देखें ट्रिकोटोमिक प्रॉपर्टीज़ ऑर्डर के लिहाज से। ऑर्डर का मतलब ये है कि यानी कि एक ए लेस देन बी है या बी लेस देन ए है, ये इनइक्वालिटी ऑर्डर के हिसाब से हम देखते हैं कि देखें ए बी कोई दो नंबर मैंने रियल नंबर में से उठाए हैं, तो आप ये देखो ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ये कहती है या तो वो दोनों इक्वल होंगे, या ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए लेस देन बी होगा। तो ये तीनों के अलावा दुनिया में कोई आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो या तो आप कहेंगे दो चीज़ें इक्वल हैं, या एक बड़ी है दूसरे से, या एक छोटी है दूसरे से, ये कंपैरिजन ऐसे ही होगा। तो इसके अलावा कोई फोर्थ ऑप्शन नहीं होती। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए बी सी तीनों मैंने रियल नंबर में चूज किए हैं, अगर ए ग्रेटर है बी के और बी ग्रेटर है सी के, तो ए फिर ग्रेटर होगा सी के। इसी तरीके से ए के लेस देन बी है और बी लेस देन सी है, तो ए लेस देन होगा सी के। तो यानी कि आप डायरेक्ट इसको इसके साथ कंपेयर करें, तो अगर ए फर्स्ट पार्ट बी फिर लेस देन होगा लास्ट के, अगर पहला ग्रेटर है और फिर पहला ग्रेटर होगा लास्ट के। एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए ग्रेटर है बी के, उन दोनों तरफ कुछ ऐड कर दें तो इक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। इनइक्वालिटी जो है वो ये फर्स्ट पार्ट अगर हमारा ग्रेटर है तो ये ग्रेटर ही रहेगा, अगर फर्स्ट पार्ट हमारा लेस देन है तो ये लेस देन ही रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ये एडिटिव प्रॉपर्टी के मतलब हम पढ़ रहे थे कि 5 अगर ग्रेटर है 3 के, अगर दोनों तरफ एक जैसा नंबर में ऐड कर लूँ, सपोज मैं 4 ऐड कर देता हूँ तो ये 9 बन जाता है, ये 7 बन जाता है। तो फिर भी इनइक्वालिटी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड हम ग्रेटर ही रहेगी राइट हैंड साइड से, तो यहाँ भी लेफ़्ट हैंड साइड हमारी ग्रेटर है राइट हैंड साइड के। सेम नंबर के ऐड करने से इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये नंबर चाहे पॉजिटिव ऐड करें चाहे नेगेटिव ऐड करें, इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मगर अंडर एडिशन बात कर रहे हैं हम। ये दोबारा बता देता हूँ, ये जूम आउट हो गया था। तो अगर 5 ग्रेटर है 3 के, अगर दोनों तरफ अगर मैं 4 ऐड कर दूँ, ठीक है, 3 + 4, तो ये 3 + 4 देखिए मैंने 4 इधर भी ऐड कर दिया है, 4 इधर भी ऐड कर दिया है, तो ये बन जाता है 9 ग्रेटर 7 के। ठीक है, तो 9 ग्रेटर 7, ये लेफ़्ट हैंड साइड मेरी अब भी ग्रेटर है राइट हैंड साइड से, पहले भी लेफ़्ट हैंड साइड ग्रेटर थी राइट हैंड साइड से। सेम नंबर दोनों तरफ चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ऐड करने से इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ मैंने ऊपर बताई थी, मगर मेरा ख्याल ये जूम में नहीं आई तो मैंने रिपीट कर दी नीचे। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर ए साइड लेस देन है बी साइड से के दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करने से, तो भी हमारी ये साइड लेस देन ही रहेगी इस साइड से। इसको दोबारा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ कि सपोज करें कि हमारे पास अगर 3 लेस देन है 7 से, अगर मैं दोनों तरफ 4 ऐड कर दूँ, एक जैसा नंबर ऐड कर दूँ, तो 7 लेस देन 13, आप भी देखें कि ये अफेक्ट नहीं पड़ता। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी यहाँ भी छोटी थी राइट से, ये लेफ़्ट हैंड आप भी छोटी है राइट से, तो ये हमारे पास। आगे चलते हैं, तो इसे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ये कहलाती है कि ABC अगर मैं 3 रियल नंबर में से 3 नंबर उठा लेता हूँ
और तीनों का कुछ रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि ए अगर ग्रेटर है बी के, तो दोनों तरफ अगर मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मगर कीप इन माइंड कि वो हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सपोज ये देखें 7 अगर कोई यहाँ से हम पेपर ले लेते हैं, देखें यहाँ मैं आपको समझा दूं कि अगर ए ग्रेटर है बी से, यानी 3 अगर ग्रेटर है 2 से, अगर दोनों तरफ में 4 से मल्टीप्लाई भी कर दूं तो ये 12 ग्रेटर रहेगा 8 से, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं ये दोनों नंबर, ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन 0 है। तो दोबारा रीड कर देता हूँ मैं, अगर 3 ग्रेटर है 2 से, तो अगर मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो 12 जो ग्रेटर रहेगा 8 से, क्योंकि ये जो नंबर मल्टीप्लाई होने जा रहा है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव को कैसे लिखते हैं, 4 इज़ ग्रेटर देन 0। इसी तरीके से ये देखें, अगर एक नंबर लेस देन है बी से और दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो भी इनइक्वालिटी हमारी लेस देन वाली ही होल्ड करेगी, लेफ्ट हैंड साइड लेस देन ग्रेट ही रहेगी। तो जी नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट ये है कि अगर ए ग्रेटर बी है तो नेगेटिव नंबर अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाती है, ये ग्रेटर देन लेस देन बन जाता है। देखें जिस तरह से हमारे पास -3 जो है वो ग्रेटर देन है -4 से, जितनी बड़ी छोटी नेगेटिव वैल्यू होती है उतनी बड़ी होती है दूसरे से। तो अगर दोनों तरफ हमारा क्वेश्चन ये है कि हम अगर नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, c इज़ लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नेगेटिव नंबर से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, और इधर भी -2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आप देखें ये माइनस मैंने प्लस हो जाता है, 6 इज़ ग्रेटर देन 8, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि 6 इज़ लेस देन 8, क्योंकि नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी हमारी फिर चेंज हो जाती है। तो ये इसका एक प्रूफ था। तो देखते हैं, अभी हमने कुछ नंबर लेकर ये प्रूव करने की कोशिश की है कि अगर एक ग्रेटर हो, इफ द ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो दोनों तरफ एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाती है। आगे चलते हैं, अगर ए इज़ लेस देन बी हो तो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से दोनों तरफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो ए सी इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा बी सी से। अगर ए ग्रेटर है बी के और सी ग्रेटर है डी के, तो आप देखें ये दोनों ग्रेटर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, तो लेफ्ट हैंड साइड जब लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी तो ग्रेटर साइड ग्रेटर ही रहेगी, राइट हैंड साइड लेस देन है, और राइट हैंड साइड या ये आपस में मल्टीप्लाई, दो छोटी साइड मल्टीप्लाई होंगी तो इधर वाली साइड छोटी ही रहेगी। इसी तरीके से ये अगर ए लेस देन बी है और सी लेस देन डी है, ये आपस में दोनों इक्वल अगर मल्टीप्लाई होती हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी मल्टीप्लाई होने के बाद भी लेस देन ही रहेगी, और ग्रेटर देन साइड मल्टीप्लाई होने के बाद ग्रेटर साइड ही रहेगी। आगे ये देखें कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, कोई आर में से हम 3 नंबर उठा लें, अगर ए लेस देन बी है तो रेसिप्रोकेट होने के बाद इनइक्वालिटी हमारी देखें क्या होती है। अगर तो हम ये कर रहे थे कि अगर ए लेस देन बी के हैं और कोई पॉजिटिव नंबर से हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो हमारी इनइक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अगर नेगेटिव नंबर से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाती है। नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो हम पॉजिटिव नंबर अगर डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, अगर नेगेटिव नंबर हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर एंड हैव द सेम साइन। अगर हमारे पास देखें ए लेस देन बी है तो जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो जो
छोटी साइड होती है रेसिप्रोकेट होने के बाद बड़ी हो जाती है, और जो बड़ी वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकेट होने के बाद छोटी हो जाती है। तो इफ़ ए इज़ लेस देन बी, तो रेसिप्रोकेट होने के बाद 1/a ग्रेटर हो जाएगा 1/b के। अगर हमारे पास a ग्रेटर देन b है तो रेसिप्रोकेट होने के बाद 1/a लेस देन हो जाएगा 1/b के। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी जितनी भी वो हमने कर ली हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टी थी, इक्वालिटी ऑफ द रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ थी, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी, और एडिटिव प्रॉपर्टी थी। ये हमने कर ली है सारी। लें जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये बताना है कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज हुई है। आए इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है उसका नाम बताएं। इसमें देखें a+4 ब्रैकेट पहले पे है प्लस b इज इक्वल टू a, और यहाँ प्लस है और ब्रैकेट लास्ट वाले पे। देखें कि इसमें पहले वाले पे ब्रैकेट है, इसमें लास्ट वाले पे ब्रैकेट है, तो ये इनकी एसोसिएशन चेंज कर दी गई है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर द एडिशन, मगर फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ हुई है, a+b + c इज इक्वल टू a+ और ब्रैकेट में b+c। यहाँ पहले वाले पे ब्रैकेट, यहाँ लास्ट वाले पे ब्रैकेट। इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और यही यहाँ यूज़ हुई है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें ये वैल्यू √2 + √3, अगर हम इसको कम्यूट कर दें तो ये हमारे पास फ्लिप होने के बाद ये प्रॉपर्टी बन जाती है a+b और b+a। ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ओवर एडिशन बनती है। तो ये हमने इसका नाम बताना था, बता दिया। नेक्स्ट में ये देखें कि x - x 0 आता है, यानी a में क्या ऐड करूँगा 0 आ जाए। जो ऐड करते हैं हम, चाहे लेफ़्ट साइड से ऐड करें चाहे राइट साइड से ऐड करें, तो उसको हम बोलते हैं उसका इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स है, क्योंकि ऐड करने से 0 आ रहा है तो एडिटिव इन्वर्स है। तो ये x का -x क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। तो देखें पहले सब में एडिशन थी, इसमें एक मल्टीप्लिकेशन और प्लस मिक्स होकर आता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ बन जाती है। ये a पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये लेफ़्ट साइड से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ़्ट साइड से, तो इसकी प्रॉपर्टी का नाम भी लिख दिया हमने। तो यहाँ ये देखें, ये प्लस होने से सेम रहते हुए असर नहीं पड़ता है। तो a में क्या प्लस करें तो वो a का a ही रहे, तो वो 0 है। 0 जो होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ हुई है। देखिए दोनों तरफ क्या है, मल्टीप्लाई करें कि कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ये 100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 है। जिस तरह a को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, वो a का a ही रहता है। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाती है कि वो कौन सा नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू पे असर नहीं पड़ता, तो वो मल्टीप्लाई करने से जो असर नहीं पड़ता वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब नेक्स्ट में ये देखें कि a, b, c 3 नंबर मैंने लिए रियल नंबर में से, और तीनों की एसोसिएशन पहले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पहले फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई किया, तो वो इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हुई है, ये वाली यूज़ हुई है। इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। a को b से मल्टीप्लाई करें या b को a से मल्टीप्लाई करें, इसको फ्लिप करने से फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और नेक्स्ट देखें, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, तो इनक्वालिटीज़ में आपने देखा होगा कि हम दोनों तरफ से नंबर प्लस कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ ये देखें कि +3 हमने दोनों तरफ एक जैसा नंबर ऐड किया, तो उसमें ये हमारी साइड पहले भी लेस थी, अब भी लेस है। तो a इज़ लेस देन b हो तो सेम नंबर दोनों तरफ ऐड करने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट में ये देखें कि
अगर ए लेस देन बी हो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें, तो रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहलाती है। इसी तरीके से आप ये देखें, अगर ए लेस देन बी है तो दोनों तरफ एक जैसा नंबर ऐड कर दें, तो वो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, तो ऐड करने से इनइक्वालिटी में कोई असर नहीं पड़ता, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक है, तो आप ये देखें, अगर मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दें मगर मल्टीप्लाई किए जाने वाला नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। मगर जो मल्टीप्लाई किया जा रहा है अगर वो नेगेटिव नंबर है, सी इज़ लेस देन 0 है, तो फिर हमारी ए सी जो वैल्यू है वो अगर तो आप हटा देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, अगर लगा देंगे तो भी चेंज हो जाएगी। अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर ऑलरेडी सी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हटाने से भी चेंज हो जाती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ये कहलाती है। ठीक है जी, इधर ए इज ग्रेटर देन बी आर ए इज इक्वल टू बी आर ए इज लेस देन बी, ये कोई भी दो नंबर हों, यहाँ तो वो इक्वल होते हैं या एक दूसरे से बड़ा होता है या एक पहले वाला दूसरे से छोटा होता है, इसे हम ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर बल्कि 6 है, इसके आगे आप क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। 1/3 और 1/4 के दरमियान दो रैशनल नंबर हमने ढूंढने हैं। उसको ढूंढने का क्या तरीका है कि आप दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें, जो आता है वो क्या आया आपके पास, वो 13/48 आता है। देखें 1/3 दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड, उसकी एवरेज ले ली, 2 पे डिवाइड कर दिया। ये जब आप डिवाइड करेंगे तो इसके दरमियान वाला एक नंबर निकल आएगा, तो ये इसका एलसीएम रहता है आता है 12, ऑलरेडी 2 रेसिप्रोकल में है तो ये 24 बन जाता है। 7/24 हमारे पास एक नंबर आता है जो कि 1/3 और 1/4 के दरमियान में होगा, मगर 1/4 का अगेन 1/4 के 7/24 का अगेन 1/4 के साथ आप एवरेज लें, मीन लें, तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 13/48 आएगा, जो कि इन्हीं दो नंबर के दरमियान में होगा। पहले आपने जो नंबर निकाला था वो ये होगा, दूसरा जो नंबर निकाला है वो पहले वाले से बड़ा होगा, मगर होगा 1/3 और 1/4 के दरमियान। 3 लेस देन 4 इनके बिटवीन हमने दो रैशनल नंबर और ढूंढने हैं, तो क्या करें, दोनों को आप प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर दें, तो 7/4 इनके दरमियान आता है। अब इसको इसकी दोबारा एवरेज ले लें आप, तो इन दोनों की फर्दर एवरेज कैसे लेंगे, इन दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर दें, तो इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करें, एलसीएम लें, तो ये एलसीएम आता है जी 15/4, तो 15/4 7/4 से बड़ा है, मगर 3 और 4 के दरमियान दो रैशनल नंबर हमने और ढूंढ लिए। इसी तरीके से फर्दर वो कह रहा है जी आप 3/5 और 4/5 के दरमियान दो रैशनल नंबर ढूंढें, इन दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर दें, तो 7/10 इनके दरमियान एक हमारे पास रैशनल नंबर आता है। तो आप देखें कि इसको फर्दर आप प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें, तो आपके पास एक रैशनल नंबर आ जाएगा मज़ीद 3/4, जो कि इन्हीं के बिटवीन होगा। पहले आपने 7/4 निकाला था, दोबारा जो निकालेंगे वो 3/4 इससे ग्रेटर होगा, मगर होगा इन्हीं के दरमियान। तो इस तरह से दो रैशनल नंबर, अगर आप तीसरा निकालना चाहते हैं तो इसकी और इसके फर्दर एवरेज लें, मीन लें या एवरेज लें, 3/4 और 4/5 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें, एलसीएम लें, तो फिर इनके दोनों के दरमियान निकल आएगा, जो इससे बड़ा होगा मगर इससे छोटा होगा। तो इस तरह से जितने चाहें आप इनके दरमियान रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडिकल एक्सप्रेशन। अब ये 9th क्लास का नेक्स्ट एक्सरसाइज जो यूनिट नंबर 1 है, 1.1 एक्सरसाइज, 1.2 जो एक्सरसाइज है उसके रिलेटेड है। देखते हैं रेडिकल क्या होता है, तो करते हैं शुरू। देखें, अगर ये स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, ठीक है, इस स्क्वायर को हम रेडिकल कहते हैं, ठीक है। अगर इसके कट, यहाँ कट के अंदर, इस कट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, 3, 5 वगैरह कुछ लिखा हुआ, सपोज n लिखा हुआ, जनरलाइज कर देते हैं, उस n को हम इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहते हैं। यहाँ 3 है तो इंडेक्स क्या होगा, 3 हो जाएगा। यानी इसको हमने क्या बोला, रेडिकल, इसको क्या बोला, इंडेक्स, और इसको क्या बोलेंगे, रेडिकेंट।
तो इसके यानी कुछ ये, और ये जो एक्सप्रेशन है ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, ये सारा रेडिकल एक्सप्रेशन है। इसके हमने 3 हिस्से कर दिए, ये इंडेक्स है, ये रेडिकल है और ये रेडिकेंट है। ठीक हो गया। सपोज यहाँ 3 लिखा हुआ है, ये 5 है, ये इसका अब ये एक्सप्रेशन जो है ये रेडिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा। ये रेडिकेंट है, ये रेडिकल है और ये इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स इसका क्या है 3, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है और इसको इस साइन को हम रेडिकल कह देते हैं। और ये क्या है, ये रेडिकेंट है। रेडिकेंट क्या है, 5 है। लॉज ऑफ रेडिकल, लॉज ऑफ रेडिकल क्या होता है कि अगर 2 वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनका कंबाइन अगर ये हमने रेडिकल लिया हुआ है तो उसका लहदा भी हम रेडिकल ले सकते हैं। अगर डिवाइड हो रही हैं तो आप लहदा इनका रेडिकल ले सकते हैं। इंडेक्स उसका सेम रहेगा। अगर ए रेस्ट टू पावर m है और इंडेक्स इसका रेडिकल इंडेक्स इसका ना n है, तो आप इसको m को एज ए होल पावर m भी लिख सकते हैं। यानी a की पावर है तो होल की पावर भी m लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि इसकी पावर का मतलब, ये इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स का मतलब होता है होल पावर 1/n, होल पावर इसकी 1/n। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि an ये है और इसका मतलब ये होता है होल रेज़ टू पावर n। पावर में पावर से मल्टीप्लाई हो जाती हो, a आ जाता है। यानी जो एक्सपोनेंट है वही अगर इंडेक्स है, रेडिकल का इंडेक्स भी वही है, वही इसकी एक्सपोनेंट है, तो वो आपस में कैंसिल आउट होकर ये हमारा जो रेडिकेंट की वैल्यू से बचती है। ठीक है, लॉज ऑफ इंडिसेस देखें, 2 बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो एक्सपोनेंट आपस में प्लस हो जाते हैं। यानी a की पावर m है, a की पावर n है, तो दोनों की एक्सपोनेंट्स आपस में प्लस हो जाती है। अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये 3 + 5 8 बन जाएगा। पावर की पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर होल पावर है, अंदर कोई वैल्यूज है a b, ये हर एक के ऊपर एक्सपोनेंट लहदा लगेगा, इसके ऊपर लहदा लगेगा, इसके ऊपर एक्सपोनेंट लहदा लगेगा। ये a और b है, पूरे के ऊपर n पावर है, तो ये n पावर हमारे पास a के ऊपर लहदा आएगी, b के ऊपर लहदा आएगी। इसी तरीके से अगर लहदा है तो नीचे वाला एक्सपोनेंट बेसिस सेम होनी चाहिए। अगर नीचे वाला एक्सपोनेंट ऊपर वाले एक्सपोनेंट में से माइनस हो जाते हैं, किसी वैल्यू के ऊपर पावर अगर 0 है, उसका एक्सपोनेंट 0 है, तो इसका मतलब होगा 1 है। यहाँ कुछ भी हो, 1000 हो, कुछ भी हो, 5 6 7 कुछ भी हो, तो सब की वैल्यू 1 ही होगी, चाहे बेस कुछ भी हो। एक्सपोनेंट अगर 0 है तो हमारे पास उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये है हमारे पास लॉज ऑफ इंडिसेस। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 लॉज ऑफ इंडिसेस हमने डिस्कस किए। ये एक एग्जांपल नंबर 7 है। ठीक है, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। इंडेक्स हमारे पास 4 है और रेडिकेंट में 16x रेज़ टू पावर 4 y रेज़ टू पावर 8 लिखा हुआ है। तो पूरे की पावर अगर 4 है, इंडेक्स 4 है, तो इसको मैंने बताया कि होल रेज़ टू पावर 1/4 भी लिख सकते हैं। तो 1/4 है, होल पावर हो तो ये पावर हर एक के ऊपर लहदा भी लग सकती है। ठीक है ना, इसके ऊपर ये 16 पर लहदा लगेगी, 4 पर लहदा, 8 पे के साथ लहदा, यानी इस वैल्यू, इस वैल्यू और इस वैल्यू सब के साथ ये लहदा, ये हमारे पास इंडेक्स जो है ना इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगा। 16 को हम 2 रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये नेक्स्ट में ये देखें कि एक्सपोनेंट जो है एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारे पास, ये 2 बचा, ये x बचा, ये कैंसिल हो गया, ये 8 था, 1/4 से कैंसिल हुआ 2, तो y² बचा, ये इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें
कि इंडेक्स 3 है, होल रेज़ टू पावर 1/3 लिखा जा सकता है, और ये पावर हर एक के साथ ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, 3 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये भी एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है 1/3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 3 6 के साथ कट जाएगा। इस तरह से ये 9 के साथ होगा तो ये 3 आ जाएगा, ये इसके साथ होगा, ये 3 से कट जाएगा। ये हमारे पास ये एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, होल रेज़ टू पावर -1/3 लिखा हुआ, तो ये नेगेटिव वैल्यू जो है ना रेसिप्रोकल में जाकर ये पॉजिटिव हो जाती है, ये बन जाता है जी। ये नेगेटिव है, ये नीचे जाकर हमारे पास इसको मैं लहदा से कर देता हूँ, यहाँ कोई मिस्टेक लग रही नहीं जी। इसको दोबारा सॉल्व किया, 64 होल रेज़ टू पावर -4/3 है, तो ये जब रेसिप्रोकल में जाएगी, ये डिनोमिनेटर में जब जाएगी तो नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। जब ये मल्टीप्लाई होगी तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली 4:4 बचेगा। 4:4 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/256। ये 4:4 जब कैलकुलेट करेंगे आप, 4 को 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये 256 आता है, तो 1/256 ये हमारा आंसर आ जाता है। देखें जी, सर्ड्स क्या होते हैं। सर्ड्स एंड दियर एप्लीकेशन, irrational radical with rational radicand is called a surd। देखें, इसमें रेडिकेंड जो है वो रैशनल है, मगर रेडिकल लेने के बाद ये रेडिकल एक्सप्रेशन की वैल्यू पूरी ये इरेशनल निकलती है। तो अगर रैशनल नंबर जो है हमारे पास, उसका स्क्वायर रूट लिया जाए, या उसका हम क्यूब रूट लें या फोर्थ रूट लें, कुछ भी लें, और उसकी वैल्यू हमारे पास इरेशनल आ जाए, तो वो सर्ड कहलाता है। तो इसी तरीके से 9 का स्क्वायर रूट देखें, 9 रैशनल नंबर है, स्क्वायर रूट लेने के बाद जो वैल्यू आती है वो 3 आती है, तो ये भी रैशनल है। रैशनल का स्क्वायर रूट भी रैशनल है, तो ये सर्ड नहीं कहलाएगा, इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर। तो आप ये देखें कि इसी तरीके से स्क्वायर रूट 7, 2 और पाई ई की वैल्यू, ये सब की सब जो वैल्यूज़ हैं, ये देखें, ये पाई की वैल्यू जो है इरेशनल है, इरेशनल का स्क्वायर रूट लें तो इरेशनल ही वैल्यू आती है। देखें, तो इरेशनल वैल्यू आती है। हमारी जो पाई की वैल्यू है वो भी इरेशनल है, स्क्वायर रूट लें तब भी इरेशनल आती है, ई की वैल्यू भी इरेशनल है, पाई वैल्यू तो भी इरेशनल आती है। ये भी सर्ड नहीं है, क्योंकि सर्ड की कंडीशन ये है कि आप रैशनल वैल्यू लें, उसका सर्ड लें, उसका आप रेडिकल लें, तो वो पूरी वैल्यू इरेशनल आए। जिस तरह ये है, रैशनल की वैल्यू इरेशनल आए तो वो सर्ड कहलाता है, ठीक है ना। तो ये, मगर अगर ये इरेशनल है तो जिस तरह ये है, और ये करके देखते हैं ज़रा, जिस तरह पाई की वैल्यू देखें आती है 1.772453, ये चलती जाती है, तो इरेशनल की वैल्यू भी हमारे पास इरेशनल आई है, इरेशनल का स्क्वायर रूट भी इरेशनल आया, तो ये सर्ड नहीं है। रैशनल का स्क्वायर रूट इरेशनल आए तो वो सर्ड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, टाइप्स ऑफ द सर्ड्स क्या हैं। सर्ड्स दैट कंटेन्स अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड नॉमिनल सर्ड। जिस तरह ये सिंगल टर्म है, ठीक है, ये भी एक सिंगल टर्म है, तो ये नॉमिनल कहलाएगी। अब बाइनोमियल क्या होता है कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 दो मोनोमियल का सम, यानी दो टर्म्स हैं उनका सम जो है वो बाइनोमियल कहलाता है, बाइनोमियल सर्ड्स कहलाता है। द सर्ड दैट कंटेन्स द सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ड्स। ये 2 मोनोमियल सर्ड्स हैं, एक हो तो उसको मोनोमियल सर्ड्स कहते हैं, ये भी मोनोमियल सर्ड्स है। 2 मोनोमियल सर्ड्स का प्लस जो है बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2, तो वो बाइनोमियल सर्ड्स कहलाएगा, ठीक है।
ये दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ज इज अ रैशनल नंबर। देखें दो कॉन्जुगेट सर्ज का प्रोडक्ट जो होता है वो रैशनल कैसे होता है। अब सपोज ये भी इरेशनल वैल्यू देता है, ये भी इरेशनल वैल्यू देता है, तो जब इनका कॉन्जुगेट लेकर इनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास एक कॉन्जुगेट सर्ज कहलाता है। यानी इसका अगर प्लस है तो ये माइनस कर दें, साइन चेंज कर दें, तो इसका कॉन्जुगेट सर्ज है। ये इसका कॉन्जुगेट सर्ज है, ये इसका कॉन्जुगेट सर्ज। रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं, ये देखिए एक एग्जांपल नंबर 8 दिया हुआ है। 3 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है, जो बाइनोमियल सर्ज है, इसका कॉन्जुगेट लेने का क्या तरीका होता है, दरमियान की साइन चेंज कर दें। दरमियान का साइन चेंज कर दिया, ये कॉन्जुगेट सर्ज है इसका, ठीक है। उसके ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कट जाएगा दोबारा, फिर ये देखें वही चीज़ वापस आ जाती है। मगर हमने काटना नहीं होता, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से, नीचे वाली की वैल्यू को नीचे वाले से आप मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये देखें कि डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है उसकी वजह से, तो ये आ जाता है 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 3 बचता है, और ऊपर ऑलरेडी 3 था, 3 से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास ये वैल्यू बच जाती है। ये सिंप्लीफाई करने का तरीका है कि कोई न्यूमिनेटर में अगर हमारे पास बाइनोमियल सर्ज पड़ा हुआ है तो उसको कॉन्जुगेट लेकर उसका हम उसको रैशनलाइज करके हम उसको ऊपर ला सकते हैं। जिस तरह से ये देखिए, ये ऊपर था, ये नीचे था, तो ये समझे बाइनोमियल सर्ज ये हमारे पास अब जो ये डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया या न्यूमिनेटर की फॉर्म में आ गया, ठीक है। देखें एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नेक्स्ट है 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे लिया जाए, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले और नीचे वाले को नीचे वाले से जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो अब ये फॉर्म बन जाती है हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी फॉर्म में देखेंगे a स्क्वायर a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, तो 5 माइनस 3 ये 2 बचता है। तो ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाती है। यानी इसको करने का मतलब ये है कि जो चीज़ डिनोमिनेटर पर पड़ा हुआ है बाइनोमियल सर्ज, वो हमारे पास अब न्यूमिनेटर में शो हो रहा है।